आज की कहानी एक ऐसे रियल हॉन्टेड हाउस से जुड़ी हुई है जो ताइवान में मौजूद है। कहा जाता है कि इस घर में कोई भी इंसान पूरी रात टिक नहीं पाता है। यहाँ तक कि जो भी लोग उसके अंदर रुके उनमें से कई ने अपनी जान गंवा दी। ये घर इतना डरावना है कि यहाँ पर आने वाले सैनिक तक इसकी भूतिया ताकतों का शिकार बन चुके हैं। लेकिन असल सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये घर इतना हॉन्टेड कैसे बना। इसके पीछे की सच्ची कहानी बेहद दर्दनाक और रहस्यों से भरी हुई है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज हम जानने वाले हैं ताइवान के सबसे खतरनाक हॉन्टेड हाउस की असली सच्चाई के बारे में। तो अब समय को और ना गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कहानी की। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मिनशियोंग हॉन्टेड हाउस। फिल्म की शुरुआत एक डरावने सीन से होती है। हम एक आदमी को देखते हैं जो बहुत डरा हुआ है। अचानक उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उसे मास्टर कहकर पुकार रही होती, लेकिन वो आदमी किसी को नहीं देख पाता। डर के मारे वो घर से बाहर भाग जाता है, पर वो आवाज उसका पीछा नहीं छोड़ती। घबराकर वो हवा में गोलियां चलाने लगता है, पर तभी एक अनदेखी ताकत उस पर काबू पा लेती है और उसी के हाथ उसे गोली चलवाकर मार देती। इसके बाद सीन बदलता है और हम उसकी पत्नी को एक तांत्रिक के पास देखते। तांत्रिक बताता है कि उसके पति की मौत किसी चुड़ैल के श्राप से हुई है और वो चुड़ैल आज भी उसी नहर के पास भटक रही। तांत्रिक ये भी कहता है कि उनके बेटे की किस्मत में अगले 14 सालों तक पानी से जुड़ी कोई बड़ी मुसीबत लिखी है, इसलिए उसे पानी के आसपास नहीं जाना चाहिए वरना उसकी जान जा सकती है। अगर वो किसी तरह 15 साल की उम्र तक जिंदा रहा तो उसको वापस तांत्रिक के पास लाना होगा। ये सुनकर औरत पूछती है कि क्या उसके बेटे की किस्मत बदली नहीं जा सकती। इस पर तांत्रिक कहता है कि ये उसका लिखा हुआ भाग्य है जिसको कोई बदल नहीं सकता। अब ये कहानी 30 साल आगे बढ़ जाती और यहाँ पर हम आजिया और श्याओची को स्विमिंग पूल के पास देखते। आजिया श्याओची का सीनियर है। आजिया नोटिस करता है कि श्याओची के गले में जो लॉकेट है उससे एक निशान बन गया है। इस पर श्याओची बताती है कि उसकी दादी ने उसे कभी भी ये लॉकेट उतारने से मना किया था, लेकिन वो मजाक में उसे उतार देती है और कहती है कि उसको थोड़ी देर और प्रैक्टिस करनी। और तभी अचानक लॉकेट अपने आप पानी में खींच लिया जाता है। अब जैसे ही श्याओची पानी में उतरती है वो अचानक से डूबने लगती है। आजिया उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे दिखता है कि एक बिना सर वाली औरत की आत्मा श्याओची के पैर को पकड़े हुए है। अब घबराकर बाकी लोग भी मदद के लिए कूद जाते हैं, लेकिन जब आजिया दोबारा नीचे जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। श्याओची कहती है कि उसे तो बस पैर में ऐंठन आई थी। आजिया इस बात को किसी से नहीं बताता है क्योंकि उसको डर होता है कि शायद लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। अब घर पहुंचने पर श्याओची की दादी डिंग उसको बहुत डांटती है। वो कहती है कि तुम इतनी देर कहाँ पर थी, क्योंकि आज उन्हें उसके दादाजी की कब्र की सफाई के लिए जाना था। उसकी माँ लिन भी उसको जल्दी तैयार होने को कहती है, लेकिन श्याओची उनकी बात अनसुना करके बस अपने फोन में ही लगी रहती है। बाद में वो तीनों पहाड़ों में बने अपने पूर्वजों की कब्र की सफाई करने जाते हैं। वहाँ जब उसकी माँ और दादी पूजा कर रही होती है तभी श्याओची अजीब सी स्थिति में वहाँ से दूर निकल जाती है, जैसे उसे किसी चीज ने सम्मोहित कर लिया हो। दूसरी ओर सीन बदलता है और हम आजिया को अपने अंकल के साथ एक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते हुए देखते। उसका अंकल बताता है कि अगर किसी की मौत के समय उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो उसकी आत्मा धरती पर भटकती रहती है और उसे शांति नहीं मिलती। यही वजह है कि कुछ जगह भूतिया कहलाई जाती, क्योंकि वहाँ ऐसी आत्माएं फंसी होती हैं जो इस दुनिया से जा नहीं पा रही। आजिया बताने की कोशिश करता है कि उसने सुबह सच में एक आत्मा देखी थी, लेकिन उससे पहले ही उसका अंकल उसे एक खास ब्रेसलेट देता है। वो कहता है कि वो कई सालों से इसको पहन रहा है। उसकी माँ ने मरने से पहले उसे आजिया का ध्यान रखने को कहा था। अंकल बताते हैं कि आजिया में भी वही शक्ति है जो उनके पास है, ऐसी चीजें देखने की शक्ति जो आम लोग नहीं देख सकते। इसीलिए वो आजिया से कहते हैं कि अगर उसके पास ही ताकत है तो उसे लोगों की मदद करनी चाहिए। तांत्रिक आजिया से कहता है कि दूसरों की मदद करना ही
तुम्हारा पुण्य भी होगा और रक्षा कवच भी। इसी बीच कहानी श्याओची की तरफ मुड़ती है। वो पहाड़ से नीचे उतरकर एक घने जंगल में पहुंचती है, जहाँ पर एक अजीब सी पुरानी जगह दिखती है। अब जैसे वो उस जगह का दरवाजा खोलती है, अचानक से एक आत्मा उसके ऊपर कब्जा कर लेती है और उसे जोर से उछालकर दूर फेंक देती। श्याओची जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है और उसी वक्त आसपास का माहौल अंधेरा और भारी हो जाता है। आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। इसके बाद सीन बदलता है, जहाँ डेंग और लिन अपनी बेटी शाओची को ढूंढ रहे होते। वो लोग एक दुकान में जाते, जहाँ कुछ औरतें डेंग से बात करने लगती हैं, लेकिन लिन को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती। इससे लिन को बुरा लगता है और वो अकेले ही शाओची को ढूंढने बाहर निकल जाती है। तभी एक औरत डेंग को सलाह देती है कि वो पुलिस की मदद ले। दूसरी ओर अब पूरी तरह से भूत के कब्जे में आ चुकी शाओची घर पर लौट आती है। वो किचन से एक चॉपर यानी चाकू जैसा औजार उठाती और घर की तीसरी मंजिल पर पहुंच जाती है। वहाँ एक लोहे का दरवाजा होता है, जिस पर मोटी जंजीरें और मंत्र लिखे हुए ताबीज टंगे होते हैं। शाओची उन बेड़ियों को काटती है और दरवाजा खोल देती। ऐसा लगता है जैसे उस कमरे के अंदर कुछ ऐसा बंद था जिसे कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। कमरे के अंदर जाने पर उसे बिस्तर के नीचे से एक सील किया हुआ कलश मिलता है। वो उसको बाहर निकालकर तोड़ देती है, लेकिन उस कलश में क्या था ये बात बाद में सामने आएगी। उधर डेंग और लिन पुलिस के साथ शाओची को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। एक पुलिस ऑफिसर उन्हें कहता है कि वो पहले घर जाकर देखें, शायद लड़की वहाँ पर लौट आई हो। पुलिस उन्हें घर छोड़ देती है, लेकिन दूसरा ऑफिसर उनके घर को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो घर सालों से हॉन्टेड है। डर की वजह से वो दोनों पुलिस वाले वहाँ से तुरंत चले जाते। घर के अंदर लिन अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। तभी डिंग घबराई हुई आती है और बड़बड़ाने लगती है। वो कहती है कि मैंने उसको तीसरी मंजिल पर जाने से मना किया था, ये बहुत गलत हो गया है। जिसके बाद वो बिना कुछ कहे अकेले ही मास्टर अकाए, जो एक शमन है, उनसे मिलने निकल जाती। उधर लिन तीसरी मंजिल पर जाती है और वहाँ पर टूटा हुआ कलश देखती। तभी एक कंचा लुढ़कते हुए उसकी तरफ आता है और वो जैसे ही मुड़ती है, सामने लगे आईने पर खून से लिखा हुआ दिखाई देता है। वो पास जाकर देखने की कोशिश करती है तो अचानक उसके बाल हवा में उड़ने लगते हैं। डर के मारे वो पीछे हटती है। तभी उसके सामने एक ड्रेस अपने आप हिलने लगती है, जैसे किसी अदृश्य इंसान ने उसे पहन लिया हो। इससे लिन की हालत खराब हो जाती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। घबरा कर वो मदद के लिए अपनी माँ और बेटी दोनों को पुकारती है और तभी उसके माथे पर खून की कुछ बूंदें टपकती है। डर के मारे वो पास की एक अलमारी में छिप जाती। कुछ देर के बाद अलमारी का दरवाजा खुलता है और सामने आजिया खड़ा होता है। लिन राहत की सांस लेती है। आजिया बताता है कि वो शाओची का सीनियर है और उसको ढूंढते हुए वो यहाँ पर आया था। जब उसने लिन की चीख सुनी तो वो ऊपर चला आया। लिन बताती है कि वो शाओची की माँ है और घबराकर पूछती है कि क्या तुमको पता है कि वो कहाँ पर है। आजिया बताता है कि दोपहर में शाओची ने उसको मैसेज किया था कि वो उसको लेने आए, लेकिन उसके बाद से ही उसका फोन बंद हो गया। उसे शक है कि शाओची शायद किसी बड़ी मुसीबत में है और तभी अचानक से आईना टूट जाता है और उसके पीछे से वैसा ही एक और कमरा दिखने लगता है। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके घर की ही दूसरी परछाई हो। लिन को आईने के अंदर कुछ धुंधली तस्वीरें दिखती हैं, जिसमें एक लड़की दिखाई देती है। तभी उन्हें शाओची के रोने की आवाज सुनाई देती। वो दोनों आईने के अंदर चले आते हैं और नीचे की ओर शाओची को कुएं के पास खड़ा हुआ देखते हैं। वो रोते हुए कह रही होती है कि मुझको बचाने कोई नहीं आएगा, अगर मेरी बलि दे दी जाए तो बाकी लोग शांति से रह सके। शाओची ने वही सफेद ड्रेस पहनी होती जो लिन ने उस कमरे में पहले देखी थी। लिन उसको रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी शाओची कुएं में कूद जाती है और अगले ही पल एक भूत लिन को पकड़कर नीचे खींचने लगता है। लेकिन आजिया तुरंत कुछ मंत्र पढ़ता है और लिन को उस भूत से बचा लेता है। वो दोनों भागकर एक मेज के नीचे छिप जाते हैं। वहाँ आजिया बताता है कि कुएं में कूदने वाली असली शाओची नहीं थी, वो तो सिर्फ एक भूत था जो उसकी शक्ल में आया था। आजिया लिन को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो भूतों को देख सकता है, लेकिन तभी अचानक कोई अदृश्य ताकत उस मेज को वहाँ से खींच देती है, जिसके नीचे वो दोनों छिपे हुए थे। माहौल और डरावना हो जाता है। आजिया कहता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन उसी समय कोई शंक्शन नाम पुकारता है। उस आवाज को सुनकर लिन रुक नहीं पाती और तीसरी मंजिल की ओर बढ़ जाती है। वहां पहुंचकर उसको शाओची दिखाई देती है, जो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। लिन दौड़कर उसको रोकती है। शाओची रोते हुए कहती है कि जो कुछ भी हुआ है वो सब उसकी गलती है,
तभी आजिया वहां पर आ पहुंचता है और लिन को चेतावनी देता है कि ये भी असली शाओची नहीं है। तभी लिन के हाथ में पकड़ी गुड़िया का सर अचानक जमीन पर गिर जाता है और आजिया देखता है कि आईने के पीछे मौजूद दूसरी दुनिया का रास्ता अब बंद हो चुका है। वो उस आईने को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाहर से आवाजें आने लगती। जब वो बालकनी पर जाते हैं तो देखते हैं कि डिंग वापस आ चुकी है और उसके साथ मास्टर अकाए भी है। वो दोनों तीसरी मंजिल पर जाते हैं, जहाँ डिंग उन्हें वही टूटा हुआ कलश दिखाती है। मास्टर अकाए वहाँ की भारी नकारात्मक ऊर्जा महसूस करता है और कहता है कि वो आत्मा शायद फिर से लौट आई है। वो डिंग से एक पुरानी तस्वीर को उठाने को कहता है, जिसके बाद वो उसको बताता है कि उनका परिवार कभी बहुत प्रभावशाली था, लेकिन अब सिर्फ उसकी एक पोती बची है। इसी वजह से उनके पूर्वजों की आत्माएं अब भी शांति नहीं पा सकी। मास्टर अकाए डिंग को एक पवित्र चिन्ह देता है और कहता है कि उस व्यक्ति का नाम लेते हुए जोर जोर से इस तस्वीर पर मारो। इसके बाद एक फ्लैशबैक शुरू होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि शंक्शन, इमिंग और हेत्शिन तीन भाई बहन थे। एक दिन इमिंग नहर में गिरकर मर जाता है। असल में वो अपनी बहन शंक्शन का जूता निकालने गया था, लेकिन शंक्शन ने चालाकी से अपने जूते हेत्शिन से बदल दिए थे और उसी के कारण इमिंग उस हादसे का शिकार हो। उनकी माँ इस घटना के लिए हेत्शिन को ही दोषी ठहराती है। इस सदमे में हेत्शिन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अब बड़ी होने पर एक दिन जब वो बाल बना रही होती है तो उसके चेहरे पर एक काला निशान उभर आता है। इसे देखकर वो डर जाती है और अजीब व्यवहार करने लगती। उसकी माँ डिंग तुरंत मास्टर अकाए को बुलाती। मास्टर अपने असिस्टेंट के साथ कमरे में जाता है। वो हेत्शिन के हाथ को बांध देता है और उसको ले जाने लगता है। हेत्शिन मदद के लिए अपनी बहन शंक्शन यानी लिन को पुकारती है, लेकिन लिन बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती। अब फिर से कहानी वर्तमान समय में लौट। डिंग गुस्से में उसी हेत्शिन की तस्वीर को मारना शुरू करती। इससे आईने के पार मौजूद वो घर हिलने लगता है। तभी मास्टर अकाए को एहसास होता है कि शाओची यहीं आसपास है। तभी डिंग देखती है कि शाओची उसकी ओर रेंगते हुए आ रही है। मास्टर चिल्लाकर कहता है कि ये उसकी असली पोती नहीं है और उसे तस्वीर पर और तेजी से मारने को कहता है। डिंग वैसा ही करती है, जिससे हेत्शिन की आत्मा शाओची के शरीर से बाहर निकल आती, लेकिन ऐसा करते वक्त आईने पर दरार पड़ जाती है और उसी समय आजिया किसी तरह अपनी दुनिया में वापस लौटने में सफल हो जाता है। मगर इससे पहले कि लिन बाहर आ पाती, पोर्टल पूरी तरह बंद हो जाता है और वो वहीं पर फंस जाती है। आजिया जल्दी से शाओची को होश में लाता है और उसे प्रेयर रूम की मेज के नीचे छिपा देता है। फिर वो डिंग और लिन को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। इधर हेत्शिन की आत्मा डिंग पर हमला करती है और उसको हवा में उठा लेती है। मास्टर अकाए अपनी ताकत का इस्तेमाल करके डिंग को छुड़ाने की कोशिश करता है। फिर वो तलवार निकालकर हेत्शिन की आत्मा से लड़ने के लिए तैयार हो और डिंग को बताता है कि उसकी बेटी अब बदला लेने के लिए वापस आई है। लेकिन अचानक मास्टर के हाथ से तलवार गिर जाती। डिंग के माथे पर खून की कुछ बूंदें टपकती हैं और अगले ही पल हेत्शिन उसके ऊपर हमला कर देती है। देखते ही देखते उसकी आत्मा डिंग के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब डिंग पर हेत्शिन का पूरा कब्जा हो चुका था। मास्टर ये देखकर डर जाता है और सीढ़ियों से नीचे भागने लगता है। वो नीचे गिर जाता है और तभी डिंग के शरीर में मौजूद हेत्शिन उसके पास आती है और उसी चॉपर से उसका गला काट देती। ये सब आजिया दूर से छिपकर देख रहा होता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डिंग उसके सामने आ खड़ी होती। वो आजिया को कुएं के पास ले जाती है और कहती है कि उसे खोलो, नहीं तो डिंग मर जाएगी। मजबूरी में आजिया कुएं में उतरता है और जब वो मिट्टी खोदता है तो उसे एक बोरी मिलती है। जब वो बोरी खोलता है तो उसमें एक खोपड़ी देखकर वो डर जाता है। अचानक से उसको एक विजन आता है। उसमें वो देखता है कि हेत्शिन के कुएं में कूदकर मरने के बाद मास्टर अकाए ने डिंग से झूठ कहा था कि परिवार की शांति के लिए हेत्शिन के शरीर के टुकड़े अलग करने हों, वरना उसकी आत्मा लौटकर सबको सताएगी। इसी झूठ की वजह से आज वो आत्मा फिर से लौट आई थी। वो बदले की आग में जल रही थी, इसीलिए हेत्शिन के शरीर को जलाकर बास के जंगल में दफन कर दिया गया था। लेकिन मास्टर अकाए ने कहा था कि उसकी आत्मा को शांत करने के लिए उसके शरीर को उसी जगह सील करना जरूरी है जहाँ पर उसकी मौत हुई थी, यानी उस पुराने कुएं में। साथ ही उसके कपड़े के टुकड़े, टूटे बाल और उसकी कंघी को उसके बिस्तर के नीचे रखना था, जो तीसरी मंजिल के उसी कमरे में था जहाँ शाओची ने कलश तोड़ा था। ये सब सुनकर आजिया बहुत हैरान रह जाता है। तभी हेत्शिन अपनी खोपड़ी के पास बैठकर डिंग का सर बार बार दीवार से टकराने लगती। शाओची उसको रोकने के लिए दौड़ती है,
लेकिन डिंग उसे जोर से पीछे धकेल देती है। आजिया बीच में आकर हेचिन से कहता है कि मास्टर अकाई की वजह से ही उसके शरीर को मरने के बाद भी सम्मान नहीं मिला था, लेकिन अब वो तो मर चुका है, इसलिए उसे डिंग को छोड़ देना चाहिए। आजिया उससे ये भी कहता है कि अगर उसकी कोई अधूरी इच्छा है तो वो उसको पूरा करने में मदद करेगा। इस पर हेचिन कहती है कि वो चाहती है कि उसकी और उसकी बहन लिन की कब्र एक साथ बनाई जाए। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि लिन के सामने हेचिन की आत्मा प्रकट होती है। वो कहती है कि आखिरकार वो मिल ही गई। हेचिन बताती है कि वो इसी जगह मरी थी और अब तक यहीं पर फंसी हुई है। वो लिन से पूछती है कि क्या उसने कभी उसके बारे में सोचा भी था। लिन कहती है कि उसे नहीं पता था कि उसने आत्महत्या क्यों की। और तब हेचिन सच बताती, जब मास्टर अकाई और उसका असिस्टेंट इलाज और झाड़ फूक के बहाने उसके कमरे में आते थे तो वो उसके साथ बहुत गलत करते थे। वो घंटों तक उसे यातनाएं देते थे। हेचिन रोते हुए कहती है कि जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब लिन ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि जब वो मदद के लिए पुकार रही थी तब लिन अपने कमरे में चली गई थी। हेचिन बताती है कि उसने हमेशा अपनी बहन की गलतियों को छिपाया है, यहाँ तक कि अपने भाई इमिंग की मौत का दोष भी उसने अपने सर ले लिया था, जबकि असल में गलती लिन की थी। पर जब उसे इंसाफ चाहिए था तब लिन ने मुंह फेर लिया और इसी दर्द ने उसे आत्महत्या के रास्ते पर धकेल दी। वहीं मास्टर अकाई को डर था कि हेचिन अपने साथ हुए जुल्म का बदला लेने वापस आ सकती, इसलिए उसने उसके शरीर को टुकड़ों में बंटवा दी। लेकिन जब शाओची ने वो लॉकेट उतारा तो सारी स्थिति बदल गई और उसकी आत्मा फिर से जाग उठी। यहाँ लिन अपनी गलती मानती है और माफी मांगती। वो हेचिन से कहती है कि शाओची निर्दोष है, उसे छोड़ दे। तब हेचिन बताती है कि उसने सिर्फ शाओची का सहारा लिया था, नुकसान पहुंचाने का उसका कोई इरादा नहीं था। पर अब एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। लिन तो 10 साल पहले ही मर चुकी थी। वो आत्मा बनकर अपनी बेटी और माँ के साथ रह रही और उसे खुद इसका एहसास भी नहीं था, इसलिए सिर्फ आजिया ही उसको देख पा रहा था क्योंकि उसे आत्माएं दिखाई देती। जहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिन की मौत कैसे हुई। जब उसकी माँ और वो झगड़ रही थी तब लिन का पैर फिसल गया और वो कुएं में गिरकर मर गई। अब लिन को शाओची से काफी लगाव था, इसी वजह से उसकी आत्मा घर में ही कैद हो गई। जहाँ एंड में पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और डिंग को गिरफ्तार कर लेती। कुछ दिनों के बाद आजिया और शाओची डिंग से मिलने जाते हैं, लेकिन अब वो पूरी तरह पागल हो चुकी होती। उसे शाओची में अपना मरा हुआ बेटा इमेंग दिखाई देता है और वो उससे ऐसे बात करती है जैसे वो जिंदा हो। इसके बाद फिल्म का सबसे बड़ा राज सामने आता है। असल में डिंग के पति मिस्टर हे का अफेयर घर की नौकरानी से चल रहा था। उसी नौकरानी ने उसके सारे पैसे ठग लिए थे। जहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मिस्टर हे ने उस चुड़ैल जैसी औरत को छोड़ दिया तो उसने गुस्से में आकर उसको मार डाला और बदले की आग में पूरे परिवार को खत्म कर दिया। यानी इस घर में जितने भी मौतें हुई उनके पीछे उसी चुड़ैल का हाथ था। उसने डिंग के बेटे को भी मारा और हेचिन को अपने कब्जे में लेकर उसका इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि लिन की मौत भी उसी चुड़ैल के कारण हुई थी। जहाँ एंड में पता चलता है कि मिस्टर हे की पत्नी यानी डिंग ने ही गुस्से में अपने पति को मारकर उसी कुएं में फेंक दिया था। तभी से उस चुड़ैल की आत्मा इनके पूरे परिवार के पीछे पड़ी हुई थी। फिल्म के एंड में चुड़ैल को फिर से उसी घर के अंदर जाते हुए दिखाया जाता। इसके बाद आजिया और शाओची उस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं जो उन्हें बताता है कि शाओची को अब उस घर में नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो घर अभी भी अपवित्र है। वो ये भी कहता है कि उसके भविष्य में आग से जुड़ा एक बड़ा खतरा है, इसीलिए उसे बहुत सावधान रहना होगा। इसका मतलब ये था कि श्राप अभी खत्म नहीं हुआ था और इसी डरावने मोड़ के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलें और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।